नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 माइनर पेपर हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, एक ही वीडियो में हम आपको माइनर पेपर हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, यदि आप इसे देख लेते हैं पूरे लेक्चर को तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपको पीवाईक्यूज में पूछे गए सारे प्रश्नों को करवाएंगे जो सेशन 27-27 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चनों को मेंशन किए हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लास्ट दिनों में भी आप पढ़े तो आप फुल में फुल मार्क्स ला पाए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम को हम ज्यादा एक्सटेंड करते हुए माइनर पेपर 1 ये हिस्ट्री का हम लोग वन शॉट देखेंगे। साथियों, बशर्ते ये वन शॉट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब ऊपर ऊपर से देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज में पूछे गए वे सारे क्वेश्चनों को करेंगे ताकि साथियों आप इसे यदि अच्छे से इत्मीनान से देखें तो आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। और साथियों, हम आपको अभी सचेत कर देना चाहते हैं कि यदि अभी आप अपना पढ़ाई से मजाक कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी आपको सेम 3 में आपके साथ मजाक कर देगी। किस प्रकार से मजाक कर देगी? यदि आपका सेम 1 और सेम 2 दोनों मिलाकर यदि 9 सब्जेक्ट में आप पास नहीं होते हैं तो आपको सेमेस्टर 3 से आगे आपको नहीं भेजा जाएगा। आप सेमेस्टर 3 का फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। हम आप लोग के लिए इसलिए सचेत कर रहे हैं साथियों कि आप यदि किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी भैया को जानते होंगे सेशन 27-27 में, तो आप उनसे ये सारी चीजों को पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में ये सोच के बस फाके मारे कि चलो यूनिवर्सिटी तो पास कर देगी, क्या ही दिक्कत है, तो हम आपको बस इसलिए सचेत कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर आप हमें डरा रहे हैं। साथियों, हम चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़े, इसलिए साथियों हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी दे देते हैं ताकि आप लोग पढ़ें। वो भी इसका हम लोग कुछ 1 रुपया पैसा भी नहीं लेते हैं आप लोग से। क्यों? ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं, बस इसलिए। तो चलिए साथियों, हम लोग माइनर पेपर 1 ये हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ये है आपका माइनर पेपर 1 में हिस्ट्री सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, ये हिंदी वर्जन में। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश वर्जन में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इंग्लिश में भी लाएंगे। साथियों, इसमें आपका जो होता है साथियों फुल मार्क्स 100 होता है। यहाँ पर 75 है तो आप ये नहीं सोचिएगा 75 होता है। 75 तो आपका एक्सटर्नल होता है और बाकी जो इसमें इंटरनल होता है वो मिलाकर हो जाता है साथियों आपका 100 अंक। और इसमें साथियों 100 अंक में से पास होने के लिए आपको कम से कम चाहिए 40 अंक। 75 का 30% आपको लाना पड़ेगा और जो इंटरनल का है उसका फिर आपको 30% लाना पड़ेगा, कुछ 40% लाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से है। तो अब देख लीजिएगा, मतलब 100 अंक में आपको 40 अंक लाना होगा पास करने के लिए और 75 अंक में आपको 30 अंक लाने होंगे पास करने के लिए। इस प्रकार से है। साथियों, तो माइनर पेपर 1 ये हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है, जो सिलेबस है वो है साथियों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अप टू 200 बीसी। जिसमें से पहला है साथियों वह पढ़ना है आप लोग को सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सेकंड पढ़ना साथियों हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओरिजिन, टाउन प्लानिंग। इसके बाद साथियों पढ़ना है तो वैदिक सिविलाइजेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजियन। फोर्थ पढ़ना है साथियों रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। पांचवा साथियों वह है मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, लाइफ एंड अचीवमेंट। और इसी में पढ़ना है साथियों अशोका, लाइफ एंड अचीवमेंट। इसके बाद साथियों मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको इस पेपर में। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। साथियों, हमारे देश भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। जैसे हम सभी को जानते हैं कि जो हमारी भारत है साथियों, जो हमारा देश है भारत देश, इसकी जो सभ्यता है साथियों वह बहुत ही पुरानी है। हजारों साल पहले यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई और साथियों जो यहाँ की सभ्यताएं साथियों वह हजारों साल पहले यहाँ की सभ्यताएं विकसित हुई। लेकिन उस समय ना तो कैमरा था ना टीवी था। देखिए क्या था कि लेकिन उस समय ना तो कैमरा था और ना ही टीवी था और ना ही कोई रिकॉर्डिंग का साधन था। तो अब सवाल उठता है कि हमें यह सब जानकारी कैसे मिलती है? इसका उत्तर है साथियों इतिहास के स्रोत से। इतिहास के स्रोत जैसे पुरातात्विक स्रोत हो गया, ये सारे स्रोतों से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का इतिहास कैसा रहा है इन सारी चीजों के बारे में। रुकिए 1 मिनट। तो ये है साथियों
देखिए क्या था क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। कहने का मतलब साथियों आज से कई साल पहले वहां पर तो ये सारी चीजें नहीं ना थी कि कोई भी चीज हो रही है वो तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस चीजों का तो साधन नहीं था उस वक्त। तो फिर हम लोग इतिहास के स्रोतों को जानते कैसे, हम लोग इतिहास के बारे में इतना जानते कैसे कि उस समय की सभ्यताएं ऐसी थी, वहां की जो सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़े होंगे, तो वहां की सभ्यता इतनी विकसित कैसे हुई, वहां की मुद्राएं क्या थी और वहां की भाषा क्या थी। हालांकि अभी तक इसे डिकोड नहीं किया जा सका है, लेकिन हम लोग अभी जान रहे हैं ना कि जो वहां की जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पे काटती थी, पूरा जो शहर था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से था। तो हम लोग ऐसे चीजें जानते कहाँ से हैं साथियों, ना तो उस समय कैमरा था, ना ही टीवी था और ना ही कोई रिकॉर्डिंग का साधन था। तो साथियों अब सवाल उठता है कि हमें यह सब जानकारी कैसे मिलती है। इसका उत्तर है साथियों इतिहास के स्रोत से। साथियों ये स्रोत हमें यह बताते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे। और ये इतिहास के स्रोत हमें क्या बताते हैं साथियों कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और कौन से राजा शासन करते थे, क्या पहनते थे और वह कैसे धर्म और समाज में थे, ये सारी चीजों के बारे में। साथियों इतिहास के स्रोतों के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला है साथियों साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में साथियों लिटरेसी सोर्स, और दूसरा है साथियों पुरातात्विक स्रोत, जिसे बोलते हैं साथियों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आइए साथियों हम लोग एक एक करके दोनों स्रोतों को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे साथियों हम लोग साहित्यिक स्रोत, जिसमें साथियों ये स्रोत क्या साथियों ये वे स्रोत होते थे जो लिखे गए होते थे। इनमें धार्मिक ग्रंथ, कथाएं, नाटक, जीवनियां और विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है। देखिए साथियों साहित्यिक स्रोत में क्या था साथियों, ये वे स्रोत होते थे जो लिखे गए होते थे। साहित्यिक स्रोत क्या थे, ये स्रोत जो थे साथियों इसे लिख कर रखा गया था। इनमें क्या था, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, कथाएं हो गया, नाटक हो गया, जीवनियां हो गया और विदेशी यात्रियों के विवरण इसमें शामिल थे, जिससे हम लोग साहित्य के बारे में हम लोग जान सके, मतलब अपना इतिहास कैसा था जानते हैं। आइए साथियों इसी में जो लिखे गए हैं, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे साथियों धार्मिक साहित्य, जिसमें साथियों वेद, 4 वेद है साथियों। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथियों इनमें मंत्र, यज्ञ की विधियां, समाज और प्रकृति की जानकारी मिलती है। इसके बाद साथियों ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इससे वैदिक सभ्यता का ज्ञान होता है। इसके बाद साथियों उपनिषद और पुराण, ये हमें धर्म, दर्शन और ईश्वर की जानकारी देते हैं। पुराणों में राजा महाराजाओं की कथाएं और वंशावली मिलती है। इसके बाद साथियों रामायण और महाभारत, ये दो महाकाव्य हैं जो हिंदू धर्म, नीतियों, युद्ध, समाज और संस्कृति को दर्शाते हैं। साथियों इनमें आदर्श जीवन और नीतियों की शिक्षा मिलती है। चौथा है साथियों बौद्ध और जैन ग्रंथ। साथियों बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। इसके बाद साथियों जैन ग्रंथ जिसमें आगम साहित्य है। इनमें हमें उस समय के धर्म, समाज, शिक्षा और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके बाद साथियों ऐतिहासिक और विदेशी साहित्य। साथियों यह पुस्तक मौर्य काल के शासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन करती है। क्या है साथियों, जो ऐतिहासिक जो साहित्य थी, ऐतिहासिक और विदेशी साहित्य जो थे वो क्या करता था, जिसमें से पहला साथियों अर्थशास्त्र। देखिए फिर से आपको समझा देते चलते हैं कि देखिए हमने सबसे पहला कौन सा स्रोत देखा, साहित्यिक स्रोत। ये क्या होते थे साथियों, ये वैसे स्रोत होते थे जो लिखे गए होते थे, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, कुछ कथाएं हो गया, नाटक हो गया, जीवनियां हो गया, ये सारी चीजें। आइए साथियों धार्मिक ग्रंथ में देखें, जैसे वेद हो गया, उपनिषद और पुराण हो गए, इसके बाद रामायण और महाभारत हो गया, बौद्ध और जैन धर्म हो गए। इसी प्रकार साथियों ऐतिहासिक और विदेशी साहित्य है, जिसमें से पहला साथियों अर्थशास्त्र। साथियों यह पुस्तक मौर्य काल के शासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन करती है। इसके बाद साथियों राजविंगनी, जिसे हम लोग कलहन बोलते हैं, या कश्मीर के राजाओं का पहला व्यवस्थित इतिहास है। इसके बाद तीसरा है साथियों विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें साथियों मेगास्थनीज यूनानी दूत था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद साथियों फाहान गुप्त काल में आया, उसने भारत की सामाजिक स्थिति बताई। इसके बाद साथियों होनसोंग हर्षवर्धन के काल में आया और बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। साथियों ये यात्राएं हमें यह दिखाती है कि भारत के बारे में विदेशियों की क्या राय थी। तो इन्हीं सारी चीजों है साथियों, जिसे हो गया आपका
पहला क्या था? पहला था साथियों आपका साहित्यिक स्रोत, जिसमें हम लोग इतिहास को जो लिखे गए हैं उनके माध्यम से जानते हैं। लेकिन साथियों कुछ ऐसे भी हैं जैसे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे खुदाई वगैरह में जो भी चीज मिला उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इतिहास कैसा था, और यही सारी चीजों से साथियों हम लोग को इतिहास के स्रोत मिलते हैं, मतलब कि जो इतिहास जो अतीत है हमारा उसके बारे में हम लोग पता लगा पाते हैं। तो वही पुरातात्विक स्रोत क्या साथियों, ये वे स्रोत होते हैं जो धरती के अंदर दबे हुए पाए जाते हैं, जैसे पुराने बर्तन हो गया, मकान का अवशेष हो गया, सिक्के हो गए, पत्थर की मूर्तियां हो गई, ये सारी चीजें। इसके बाद साथियों इसी में है जैसे क्या हो गया पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख। साथियों ये पत्थर, तामपत्र, स्तंभों या दीवारों पर खुदे हुए लेख होते हैं, जैसे साथियों अशोक के शिलालेख, बौद्ध धर्म, अहिंसा, धर्म प्रचार का विवरण। इसके बाद साथियों इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के युद्ध और दया का वर्णन। इसके बाद साथियों सिक्के, प्राचीन राजाओं के द्वारा चलाए गए सिक्कों से हमें उनकी सत्ता, धर्म, कला और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों जैसे मौर्य, गुप्त, शक, कुषाण काल के सिक्के। इसके बाद साथियों भवन मूर्तियां और स्थापत्य कला। साथियों पुराने मंदिर, स्तूप, मठ, गुफाएं और मूर्तियां हमें उस समय की कला, धर्म और जीवन शैली को समझने में मदद करती है। जैसे कैसे जैसे सांची का स्तूप हो गया, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गया, महाबलीपुरम के मंदिर, ये सारी चीजें। इसके बाद साथियों पुरातात्विक खुदाइयां। साथियों क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसी जगहों की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। वहां से निकले बर्तन, नालियां, घर, मूर्तियां, मोहरे हमें यह बताती है कि लोग कितने विकसित थे। तो ये था साथियों कि इतिहास का जो हम लोग इतना जानते हैं वो कैसे जानते हैं, तो वही कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। मतलब कि जब प्राचीन भारत था साथियों, जब अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि कोई भी चीज को हम लोग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कैमरा में, तो उस समय तो ऐसा नहीं था ना। तो उस समय के लोग उस सारी चीजों को कैसे रखते थे? तो पहला था साथियों साहित्यिक स्रोत, जिसमें क्या क्या था, जिसमें धार्मिक ग्रंथ में लिखे गए हम लोग को कुछ कुछ मिल जाता है इतिहास से जुड़ा, कथाएं, नाटक, जीवनियां और विदेशी आत्मियों के विवरण उसमें शामिल होते हैं इन सारी चीजों में। इसके बाद साथियों पुरातात्विक स्रोत से हम लोग को कुछ कुछ मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ खुदाई हो रहा है तो वहां मान लीजिए कि बर्तन निकल गया, कुछ ऐसे अवशेष निकल गए जिससे हम लोग रिकॉर्ड करके पुराने सभ्यताओं के बारे में जान सकते हैं। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा, क्योंकि वो भी तो एक खुदाई के जरिए ही मिला ना, कि जब वहाँ खुदाई चल रहा था तो वहां पर एक देखा गया कि बहुत बड़ा सोसाइटी, बहुत बड़ा एक वहां पे समुदाय के लोग रहते थे, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं और सिंधु घाटी भी सभ्यता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति तथा नगर नियोजन की विशेषताएं बताइए। एज इट इज क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है, तो आगे साथियों इसे समझते हैं। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है साथियों, वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। साथियों यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच फैली हुई थी। और जो साथियों ये सभ्यता थी साथियों, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच जब फैली हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और साथियों इस सभ्यता को साथियों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला प्रमाण पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान से मिला था। क्यों साथियों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इसका जो पहला प्रमाण था साथियों, वह पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान से मिला था। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। यह सभ्यता बहुत ही विकसित और योजनाबद्ध थी। क्या है देखिए, यह जो सभ्यता थी साथियों, वह सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे बसी थी, और यह सभ्यता साथियों बहुत ही विकसित और योजनाबद्ध थी। इसके बाद साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। ये तो हम लोग देख लें कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी साथियों, ये जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच फैली हुई थी। साथियों इस हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि साथियों तो इसका पहला प्रमाण साथियों वो पंजाब के हड़प्पा नामक से हड़प्पा
नामक स्थान से मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है साथियों कि जो इसका क्षेत्र था साथियों वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। साथियों यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे बसी थी। यह सभ्यता बहुत ही विकसित और योजनाबद्ध थी। आप बोलिएगा सर उस समय 1750 के समय, मतलब 1750 के मतलब ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के समय वहां पर ऐसा इतना विकसित था कि मतलब यह सभ्यता बहुत ही विकसित और योजनाबद्ध थी। आप देखिएगा साथियों कि वहां का जो नालियां थी, वहां के जो रहन सहन था, मतलब आपको लगेगा कि आज की जो मॉडर्न सिटी है साथियों जहां पर बहुत डेवलप हो गए, उन सिटियों की तरह वहां पर था। नालियों की व्यवस्था, वहां के रोड साथियों एकदम स्ट्रेट मिलेंगे आपको, एकदम 90 डिग्री पे सभी काटते थे। तो आइए हम लोग इसे और भी डेप्थ में समझते हैं। साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, हम लोग तो समझ गए सिंधु घाटी है क्या, इसे ऊपर ऊपर से देखनी है। आइए साथियों इसे हम लोग और भी डेप्थ में समझते हैं और समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा जो कि अब पाकिस्तान में है और 1922 में मोहनजोदड़ो से हुई। देखिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है साथियों सबसे पहले कब हुई, 1921 ईस्वी में हड़प्पा जो कि अब पाकिस्तान में है और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो से हुई। और साथियों आपको बता दें कि इसी पीडीएफ में हम आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लेकर आए हैं ताकि आप एमसीक्यूज क्वेश्चन में करें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता, वन वर्ड में आपको आंसर देना होता है। तो वे सारी चीजें भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे। साथियों यह सभ्यता मुख्य रूप से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। और साथियों यह जो सभ्यता है साथियों वह मुख्य रूप से कहाँ का, या मुख्य रूप से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे साथियों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, शनमुदड़ो, बनवाली, ये सारी चीजें। इसके बाद साथियों नगर नियोजन की विशेषताएं। साथियों सिंधु घाटी की सबसे बड़ी खासियत है साथियों इसका नगर नियोजन, यानी शहरों की योजना थी। यह साथियों यह बहुत ही आधुनिक और विकसित था। कैसे था साथियों हम लोग अभी देखेंगे। क्या है कि नगर नियोजन की विशेषताएं साथियों जो सिंधु घाटी की सबसे जो बड़ी खासियत है साथियों यह था साथियों नगर नियोजन यानी शहरों की योजना। यह बहुत ही आधुनिक और विकसित था। साथियों इसमें साथियों नगर नियोजन और जो वहां पे जो घर थी साथियों वो पक्की सड़कों का जाल था। कहने का मतलब साथियों कि सभी शहरों में सड़कें सीधी और चौड़ी थी। सड़कें आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटती थी जिससे पूरा शहर एक जाल की तरह बसा हुआ लगता था। इसके साथ ही ईंटों से बने मकान, साथियों मकान पक्की हुई ईंटों से बने होते थे। ज्यादातर मकान 2 या 3 मंजिल के थे। हर घर में आंगन, रसोई, बाथरूम और कुएं होते थे। इसके बाद साथियों जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। हर घर का गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकलता था। और साथियों हर घर का देखिए बोले कि जल निकासी की जो उत्तम व्यवस्था थी उस समय साथियों जिस प्रकार अभी है, हर घर का जो गंदा पानी होता था साथियों वह नालियों के माध्यम से बाहर निकलता था। नालियां ढक्कन से ढकी हुई होती थी और उन्हें साफ करने के लिए खास गड्ढे बनाए गए थे। साथियों यह आज के नगर निगम जैसी व्यवस्था थी। इसके बाद साथियों विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ बहुत ही खास था। यह एक बड़ा सार्वजनिक स्नान घर था जहां धार्मिक या सामाजिक आयोजन हो सकते थे। इसके बाद साथियों अन्न भंडार और गोदाम, आइए इसे भी समझते हैं। साथियों हड़प्पा और लोथल में अनाज के भंडारण के लिए विशाल गोदाम पाए गए जब वहां पर खुदाई चली उस टाइम। क्या कि अन्न भंडार और गोदाम हड़प्पा और लोथल में अनाज के भंडारण के लिए विशाल गोदाम पाए गए। इससे पता चलता है कि अनाज को इकट्ठा करके भविष्य के लिए रखा जाता था। इसके बाद साथियों जो छठवा था वह था व्यापारिक बंदरगाह, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों डॉकयार्ड। साथियों लोथल में एक डॉकयार्ड मिला जिससे यह सिद्ध होता है कि समुद्र के रास्ते भी व्यापार होता था। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध, सुनियोजित और उन्नत सभ्यता थी। वहां के लोग साफ सफाई, योजना और वैज्ञानिक सोच में बहुत आगे थे। साथियों उनकी नगर व्यवस्था, भवन निर्माण, जल निकासी और व्यापार प्रणाली से यह स्पष्ट होता है कि वे एक संगठित और बुद्धिमान समाज में रहते थे। यह सभ्यता हमारे देश के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथियों ये जो आपका सिलेबस है साथियों, जैसे माइनर हिस्ट्री का हो गया, एमडीसी हिस्ट्री का हो गया, लगभग ये सेम है साथियों। अभी हम आपको नहीं होगा तो अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये रहा साथियों आपका हिस्ट्री एमडीसी। देखिए एमडीसी हिस्ट्री का सिलेबस देखिएगा और आप, सॉरी सॉरी, एमडीसी हिस्ट्री नहीं साथियों, मेजर हिस्ट्री। देखिए हमने एमजे पेपर हिस्ट्री में भी इसका एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। जैसे देख लीजिए आप, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का विशेषताएं और विस्तार का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद साथ में वैदिक वॉलोगे देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है ना, आपका एमजे पेपर हिस्ट्री का हो गया और माइनर पेपर हिस्ट्री का, बहुत सारे टॉपिक साथियों सेम है। जैसे देख लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एक्सपेंशन, फीचर्स एंड डिक्लाइन, द वैदिक सिविलाइजेशन सोसाइटी। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको और भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एमजे पेपर हिस्ट्री का जो बनाए हैं उसे देख सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग इसमें अपना टॉपिक पे आते हैं। ये तो देख लें साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है कि वैदिक सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आगे साथियों हम लोग वैदिक सभ्यता पहले समझते हैं, फिर हम लोग एक एक करके आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं को समझेंगे। साथियों वैदिक सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता थी। इसका नाम वेदों पर आधारित है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला साथियों पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली। इसके बाद साथियों उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। साथियों इस समय के मुख्य स्रोत जैसे ऋग्वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। आइए साथियों हम लोग जो इसका विशेषताएं देखना, सबसे पहले हम लोग सामाजिक विशेषताएं देखते हैं। कब का? वैदिक सभ्यता की। साथियों तो पहला जो विशेषता है साथियों वह है गृहस्थ जीवन। साथियों परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, पुरुष प्रधान समाज था। और साथियों ये सारी चीजों को साथियों हमने बहुत ही मतलब और भी अच्छे तरीके से एमजे पेपर जो हिस्ट्री आप लोग को पढ़वाया, जो वीडियो अपलोड है उसमें करवाया था। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम आप लोग इसलिए दिखा रहे हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, हम लोग भी वहां भी लौटेंगे। लेकिन यदि आप बोलिएगा कि सर और भी डेप्थ में इन सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप एमजे पेपर हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ाए थे उसका भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं, आप सिलेबस तो देख ही लिए होंगे, ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मतलब बहुत ऐसा टॉपिक है साथियों जो मिलता जुलता है। जैसे वैदिक समाज की संरचना और विशेषताएं बताएं, इसमें साथियों हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे विशेषताओं को देखे थे। वैदिक युग की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, वो सारे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वैदिक काल की राजनीति और धर्म, और फिर देखिए साथियों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपको माइनर पेपर हिस्ट्री में मिल जाएगा। अशोक सम्राट के बारे में आपको मिल जाएगा। तो
देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि हम लोग इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोग को बोल देंगे आप लोग जाके एमजे पेपर हिस्ट्री का देखिए। सो हम बस आप लोग को जानकारी देना चाह रहे थे बस इसलिए। और साथियों यदि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे तो इसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग आप डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट में आते हैं, मैनेज पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन में। बस इसलिए बता दिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि जो एमजे पेपर हिस्ट्री है और मैनेज पेपर हिस्ट्री है उसका जो लगभग टॉपिक साथियों मिलता जुलता है, इसलिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे और चलिए अब हम लोग इसे अच्छे से देखते हैं। साथियों वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथियों वैदिक सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता थी। इसका नाम वेदों पर आधारित है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला साथियों पूर्व वैदिक काल और दूसरा साथियों उत्तर वैदिक काल। इस समय के मुख्य स्रोत जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद थे। आइए साथियों हम सामाजिक विशेषताएं देखते हैं जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों पहला जो इसको विशेषता है साथियों वह है गृहस्थ जीवन। साथियों परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। साथियों इस टाइम क्या था कि परिवार जो होती थी साथियों वो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। और साथियों पुरुष प्रधान समाज था। क्या था कि परिवार साथियों समाज की सबसे छोटी इकाई थी और वहां पुरुष प्रधान समाज था। इसके बाद दूसरा जो विशेषता है साथियों वह है स्त्री की स्थिति। साथियों प्रारंभ में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, वे यज्ञ में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान कम होने लगा था। देखिए साथियों सामाजिक विशेषता जिसमें हम लोग देखेंगे गृहस्थ जीवन, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, पुरुष प्रधान समाज था और दूसरा साथियों वह स्त्री की स्थिति। प्रारंभ में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, वे यज्ञ में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में साथियों उनका स्थान कम होने लगा था। इसके बाद साथियों वर्ण व्यवस्था। आरंभ में 4 वर्ण थे, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह व्यवस्था कर्म आधारित थी लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गई। इसके बाद साथियों संस्कार और शिक्षा। बच्चे का जीवन संस्कारों से जुड़ा होता था। इसके बाद साथियों गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी जहां विद्यार्थी शिक्षक के घर रहकर पढ़ते थे। इसके बाद साथियों आर्थिक विशेषताएं। गव्य और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि और पशुपालन मुख्य पैसा था। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। इसके साथ विनिमय प्रणाली मतलब कि मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रचलित था। इसके साथ ही उद्योग धंधे, लोग कपड़े बुनते थे, धातु काम करते थे और बर्तन बनाते थे। और जो साथियों इनका व्यापार था वह तो साथियों सीमित व्यापार होता था। बैलगाड़ियां और नावों से सामान ले जाया जाता था। इसके साथ ही एक हम देख लिए सामाजिक विशेषता। आइए साथियों नेक्स्ट देखते हैं साथियों राजनीतिक विशेषताएं। पहला साथियों राजतंत्र प्रणाली। साथियों राजा शासन करता था और उसकी सहायता सभा और समिति करती थी। ये क्या था कि राजा साथियों शासन करता था और उसकी जो सहायता है साथियों और उसकी सहायता सभा और समिति करती थी। साथियों राजा का चुनाव कभी कभी जनता द्वारा भी होता था। और साथियों जो राजा का चुनाव था साथियों वह कभी कभी जनता द्वारा भी होता था, विशेष रूप से पूर्व वैदिक काल। इसके बाद साथियों तो राजनीतिक विशेषताओं में जो दूसरा विशेषता है साथियों वह है राजा की शक्ति। साथियों वह शुद्ध करता था, मतलब वह युद्ध करता था, वह युद्ध करता था, कर वसूलता था और यज्ञ करता था। उसे राज सुई अश्वमेध जैसे यज्ञों द्वारा शक्तिशाली माना जाता था। तीसरा जो विशेषता था साथियों वह था सेना। घोड़े, रथ, हथियारों से सुसज्जित सेना होती थी। युद्ध जनजातियों के बीच होते थे। इसके बाद चौथा विशेषता है साथियों वह धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषता में तो पहली विशेषता है साथियों वह प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। साथियों इस युग में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु आदि देवताओं का पूजा होती थी। ये देवता प्रकृति से जुड़े हुए होते थे। यज्ञ और हवन होता था इसमें। धार्मिक क्रियाओं में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण था। यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कल्पना बाद के समय में हुई। इसके साथ ही मंत्र और स्तुति। वैदिक ऋचाएं मंत्रों के रूप में देवताओं की स्तुति करती थी। प्रारंभिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। साथियों वैदिक सभ्यता ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। इस समय समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यह सभ्यता हमें भारत के प्राचीन जीवन, सोच
विश्वास और व्यवस्थाओं